हाय एवरीवन, सीसैट के रिवीजन सीरीज में ये दूसरा वीडियो है और इस सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा क्योंकि कल आपकी एग्जाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ब्रेनिटा आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और आप जरूर सक्सीड होंगे। सो जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, so don't worry about anything, keep your mind stress free and give the exam and give it a best shot. So all the best, and let me start this video. I'm going to finish this very quickly. अल्दो ये रीजनिंग का वीडियो है, एक क्विक फॉर्मूला मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। तो इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में कुछ बड़े बड़े सम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि उसका रिमाइंडर क्या होगा। फॉर एग्जांपल 52 मल्टीप्लाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 55 डिवाइडेड बाय 51, राइट। तो पूछा जाता है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर में जो भी इंडिविजुअल नंबर है उसको 51 से इंडिविजुअली डिवाइड करना है। सो अगर 52 को 51 से करोगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा 1, 53 को करोगे तो बचेगा 2, 54 को बचेगा 3 और 55 को बचेगा 4, तो 51। सो ये कितना हो गया, 4 3 12 इंटू 2 24 डिवाइडेड बाय 51। इसमें रिमाइंडर बचेगा 24। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि कभी कभी अगर ज़्यादा गैप है, मतलब ज़्यादा बड़े रिमाइंडर आपको इंडिविजुअली यहाँ पे मिलते हैं, तो दिस नंबर में गो बिगर बिगर देन 51। सो फॉर एग्जांपल लेट मी सी 53 मल्टीप्लाइड बाय 54 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय से और लेट अस से 50। तो इसमें अगर आप सेम करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे होगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 120 360 डिवाइडेड बाय 50। तो इसका जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी योर एक्चुअल रिमाइंडर। सो दिस इज 50 का 350 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा रिमाइंडर, राइट। So that is going to be your answer. So ऐसा let us take a big sum 1753 multiplied by 17। ऐसा एक एग्जाम में आया था, लास्ट ईयर आया था आई थिंक। So this is not the exact question from UPSC paper, but it was a sum like this which was very big, right। 1761 ऐसा कुछ था। तो इसमें आप देखोगे तो 1753 को 17 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि 1749 को आप 17 से करोगे तो आपको ऊपर वाला नंबर पास में, मतलब 1751 फुल्ली डिविजिबल होता है। ओके, तो 1751 से 1749 इज स्मॉलर बाय 2, सो यू टेक -2। ओके, एंड 83 का आ जाएगा -2 अगेन और इसका आ जाएगा 1। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी 8 डिवाइडेड बाय 17। तो क्या होगा अगर ये माइनस आ गया। सो फॉर एग्जांपल instead of 83 this number is 87। okay, this number is 87, तो इसमें +2 आ जाएगा। तो देन यू विल गेट -8 हियर। तो जब ऊपर माइनस नंबर आएगा तो माइनस रिमाइंडर तो होता नहीं है, तब आप करोगे 17 जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें से ऊपर का माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरा है सिलोजिज्म। इसमें मैं क्विकली सिर्फ करूँगा। जब स्टेटमेंट होता है ऑल पीज आर क्यूज, राइट, सो लेट अस से ऑल पीज आर क्यूज, देन सम पीज आर क्यूज, देन लेट अस से सम एज or some peas are not cues, and then say that no peas are cues। okay, तो ऑल पीज आर क्यूज, आप पी को इधर बीच में निकालोगे और क्यू को बाहर निकालोगे, सो दिस इज योर क्यू। सम पीज आर क्यूज, इसमें क्रॉस सेक्शन होगा तो ये पी होगा ये क्यू होगा, एंड देन नो दिस इज सम पीज आर क्यूज।
some p's are not q's, so ये भी similar होगा, but now you are talking of this part where some p's are not q's and no p's are q's, तो अलग अलग होंगे, राइट। इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है उसमें, फॉर एग्जांपल देयर आर क्वेश्चन अराउंड एंटायर विलेज, तो ये विलेज आ जाएगा, उसके अंदर बोला गया था कि कितने लिटरेट है, कितनों के पास पैडी फील्ड है, ऐसा ही क्वेश्चन है यूपीएससी ने, ठीक है। बट अल्टीमेटली दिस इज 100%, so these numbers were given in percentages, so ultimately this village was to be considered as 100%, और उसके अंदर कुछ ओवरलैपिंग ऐसे डायग्राम बन रहे थे। तो ये सबका टोटल करके माइनस करके ये जो बचेगा 100 में से माइनस करके, तो ये जो लोग होंगे वो ये किसी भी सेट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जब आप डायग्राम निकाल रहे हो तो बहुत केयरफुली निकालना स्टेटमेंट पढ़ के। जब आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हो तो इट इज इजी इफ यू एक्चुअली इंडिकेट, राइट। सो फॉर एग्जांपल ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसे लिखा है, तो एक ए मेल है तो ये तो पता चला, सो यू राइट एम और समथिंग, राइट। सो यू वॉट एवर सिंबल यू आर यूजिंग, you can write a m and b you don't know, right, it can be a male or a female, or then when they say b is sister of a, then b is sister of a, okay? एक ही जनरेशन के होंगे तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाना ऐसे, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये दोनों का फिर फादर होंगे कोई एफ, राइट। तो फिर आपको इसको विजुअली देखने में आसानी होगी, राइट। फिर इनकी वाइफ होगी तो यहाँ पे इसकी मदर, राइट। सो दिस इज फीमेल, ओके। सो एम एफ और स्क्वायर सर्कल वॉट एवर यू आर यूजिंग, ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली। सिबलिंग, जब सिबलिंग बोला जाता है तो उसका जेंडर पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दे हैव अ कॉमन पेरेंट्स, राइट। ये भाई बहन है, लेकिन उनका जेंडर पता नहीं है। मैरिड भी है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप यहाँ पे मेल के लिए एम यूज कर रहे हो तो मैरिड के लिए कुछ अलग से सिंबल यूज करना, मे बी हार्ट, राइट। एंड सो यू नो दैट इट इज अ मैरिड पर्सन, ओके। और फैमिली ट्री, सो फॉर एग्जांपल ये तो सपोज दिस फादर मदर, ये उनके बच्चे हो गए, फिर अगर इनके भी बच्चे हैं, मतलब दीज आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड दीज आर पेरेंट्स, तो फिर नीचे निकाल देना उसके, राइट। सो इनके बच्चे अगर पी क्यू अगर जो भी है, राइट, और फिर उसका जेंडर, ड्रॉ इट सिस्टमैटिकली सो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डायग्राम। नाउ कमिंग टू कैलेंडर, तो कैलेंडर में इंपॉर्टेंट चीज है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 एक्स्ट्रा डे होता है, एंड नॉर्मल ईयर जिस डे पे शुरू होता है, सो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी ऑफ अ नॉर्मल ईयर इज अ मंडे, राइट। देन 31 December of that year also will be Monday. Why? Because you are completing 52 weeks on 364 days. तो 364 डेज मतलब 30th December, 30th December को वीक कंप्लीट हो रहा है तो वो होगा संडे, राइट। वीक कंप्लीट हो रहा है तो फिर उसके आगे वाला जो ये एक्स्ट्रा डे है वो वापस वही आएगा जहां से शुरू हुआ था 1 जनवरी, विच इज मंडे। लीप ईयर, इसमें होंगे 366 डेज, इसके फेब में होंगे 29 डेज, इसमें होंगे 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, राइट। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। लीप ईयर वो होता है जिस ईयर को 4 से डिवाइड किया जा सकता है फुल्ली, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब 1900, 2100, 2200, 2300, ये सब ईयर लीप ईयर नहीं होते, ओके। व्हाई आई स्किप्ड 2000 हियर,
क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर वो ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है। ओके, सो ये सेंचुरी ईयर अगर divisible by 400 then it is a leap year. So 2000 was a leap year, but 2100 is not a leap year or 1900 is not a leap year. 1600 was a leap year, फिर आने वाला लीप ईयर होगा 2400 सेंचुरी लीप। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अच्छा, आपको अगर वो तो फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला नहीं है मतलब वो मेथड है कि आपको अ पर्टिकुलर डेट पे डे निकालना है। तो अभी 28 मई 2023 को जब आपका एग्ज़ाम है वो होगा संडे, तो आपको पूछा जाएगा कि 28 मई 2054 को क्या होगा, राइट। तो इसमें आपको ये डिफरेंस निकालना है 54 और 23 का, और जो भी डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ ईयर्स उतने एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। तो लेट अस सी 54 में से 23 चला गया तो वो आ जाएगा 31, राइट। और इसमें लीप ईयर कौन से होंगे? 24, 28, 32, 36, 40, 54, 58, right? So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leap years. So then you add these 8 years to these 31 days. So इसमें 31 extra days plus leap year के 8 extra days, तो total 39 extra days, right? फिर ये 39 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 फिल वीक आ जाएगा, बचे हुए 4, राइट। तो ये 4 एक्स्ट्रा डेज है। तो 4 एक्स्ट्रा डेज मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आई एम श्योर दैट यू नो दिस प्रोसेस, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस, दिस इज द मेथड। अगर आपको मेथड पता नहीं है तो इसको ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि ये सवाल आ सकता। अब देखते हैं कुछ क्लॉक के बारे में। क्लॉक, ओके, तो ये टोटल सर्कल का तो अपने को पता है कि एंगल इज 360 डिग्रीज। तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी 90 डिग्रीज। इसमें ये 3 है, राइट। सो दिस इज 1 and 2। तो बेसिकली एक आवर का जो होगा दिस इज 1/3 ऑफ 90 डिग्रीज, तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज। ओके, तो एवरी आवर का एंगल विल बी 30 डिग्रीज। देन के अंदर 5 मिनट होते हैं, है ना। तो ये अगर 30 है तो 1 मिनट का एंगल होगा 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिग्री। तो ये तो एंगल हो गए मिनट हैंड के। अब जो आवर हैंड है वो आवर हैंड 1 घंटे में यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 घंटे में ट्रैवल करेगा 30 डिग्रीज, और तो 60 मिनट में दिस विल ट्रैवल 30 डिग्रीज। तो 1 मिनट में इट विल ट्रैवल हाफ अ डिग्री। You know, these are some numbers that you should remember for clock question. जब आपको 2 मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में का एंगल पूछा जाता है तो यू कैन यूज अ फॉर्मूला 1/11/2 m minus 30h। ओके, सो फॉर एग्जांपल 130 को आपको एंगल निकालना है, तो 1 इज आवर, so this is 30 into 1 minus 11/2 into 30, this is equal to 15 into 11, which is 165, minus 30 is equal to 135 degree. So this formula also you should remember. सपोज आपको इसमें से कुछ याद नहीं आता है, ओके, तो आपको डायग्राम सीधा निकालना है वहाँ पे क्लॉक का और देखना है। सो फॉर एग्जांपल 130 है, राइट। सो दिस इज 12, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो 130 को योर मिनट हैंड विल बी एग्जैक्टली एट 6, है ना। आधे घंटे में यहाँ पे आता है, ये अपने को पता है। 130 को कहाँ पे आवर एंड कहाँ पे आएगा, इसके एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, करेक्ट। तो अब क्या होगा, हमको पता है कि यहाँ तक ये 90 डिग्रीज है,
यहाँ तक ये 30 डिग्रीज है, सॉरी यहाँ तक ये 30 डिग्रीज है, तो ये हो गया 120 डिग्रीज, है ना। फिर यहाँ पे हमको पता है कि 5, तो आई विल जस्ट पार्ट दिस पार्ट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 2 3 4, राइट। तो इसके 5 पार्ट है, इसके इसके मिडल में है अपने को, राइट। तो हमको पता है कि दिस 1 पार्ट इज 6 डिग्रीज, यहाँ पे हमने देखा है, राइट। सो दिस 1 पार्ट इज 6 डिग्रीज, तो ये अगर मिडल में है तो 2.5 पार्ट है, ये यहाँ पे 5 पार्ट में से 2.5 पार्ट है ना, या मिडल में है तो, करेक्ट। तो 2.5 इंटू 6 इज 15, ये 30 के आगे ये 15 डिग्रीज है, तो यू ऐड 15 टू दिस will become 130, okay? So that is your answer. अब कुछ क्विक कंसेप्ट्स, पाई चार्ट जब आपको दिया जाता है, राइट, ऐसे कुछ परसेंटेजेस होंगे या और कुछ होगा, तो दिस विल बी say 35%, दिस विल बी 45%, वट एवर, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता होने चाहिए। इफ दिस इज 25%, so let me draw another one. Basically this is 100%, this entire thing, right? So this part is 25%, this part is 25%, this part is 25%. फिर अगर यहाँ पे आपका पाई चार्ट का लाइन यहाँ पे आ रहा है, so for example you are talking of this area, right? So then this is 25% plus 12.5, which is 37.5%, करेक्ट। एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसके बीच में अगर है तो दिस इज 45 डिग्रीज, दिस अनशेडेड एंगल इज 45 डिग्रीज। तो आपको बेसिकली ये पूरा जो सर्कल है इसको 360 डिग्री करना है और 100% काउंट करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी कैलकुलेशन है उसको करके क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो दिस इज अबाउट पाई चार्ट। क्विक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। स्टैट्स पे मुझे याद नहीं है कब आया था, कभी क्वेश्चन रिसेंट पास्ट में तो नहीं आया है, बट आपको पता है कि मीन इज सेम एज एवरेज, विच इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज divided by number of values. Median is a middle value of the data when data is organized in ascending order. तो अगर आपका डेटा है से 7 13 11 25 30 42 और 2, ओके। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करोगे तो ये ऑर्डर आएगा 2 7 11 13 25 30 42। तो इसका जो मिडल वैल्यू है विच इज 13, दैट विल बी योर मीडियन, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपका डेटा है 2 3 4 2 4 4 7 6 3 4 2 4, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 बार आया है, 2 3 3 3 भी 2 बार आया, 3 2 बार आया है, 4 1 2 3 4 5 बार आया है, राइट। और 7 एक बार ही आया है, 6 एक बार ही आया है। तो बेसिकली 4 इज द वैल्यू विच इज अकरिंग मोस्ट, दैट्स वाई 4 इज द मोड ऑफ दिस डेटा, ओके। सो ये सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखना, इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आपको पता होना जरूरी है। Yeah, so this was it. I just wanted to make it very quick because I am sure that you have a lot of revision to do. लेकिन आज ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जो भी किया है उसको आराम से रिवाइज कीजिए, एक रात में कुछ बदलने वाला है नहीं। तो जस्ट बिलीव इन योर प्रिपरेशन, जस्ट बिलीव इन योर डेस्टिनी and go with a very alert mind and give it your best shot. After prelims, I'm going to bring detailed videos on every topic of CSAT, as well as I'm going to start animated videos on geography. So please subscribe and all the best again. Thank you.